हेलो गाइस, नमस्कार। जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम छोटे छोटे लेक्चर्स लेकर के और अपने टॉपिक्स को इकोनॉमिक्स का जहाँ तक सवाल है कंप्लीट करते जा रहे हैं। तो आज इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए हम बैंकिंग के कंसेप्ट्स कर रहे थे और आज हम बैंकिंग की जड़ें कहाँ तक जमी हुई हैं, कहाँ से ये बैंकिंग प्रणाली स्टार्ट हुई है, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेकिन चैनल पर आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल आइकन दबा लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि प्रत्येक जानकारी, हर तरह का कंटेंट आप तक पहुंच सके। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ें। तो हम देख रहे हैं कि वैदिक काल में बैंकिंग की जड़ें, यानी कि जो वैदिक काल था उसी समय से बैंकिंग की प्रणाली स्टार्ट है। और आज हम जितने भी बैंक देख रहे हैं वो सारे के सारे जो है उनका रूप अलग हो सकता है, लेकिन ये बहुत पहले समय से ही चले आ रहे हैं। और उस समय जो है नपत्रा, नलखा जैसे नामों का उल्लेख जो किया गया है, जो ऋण देते थे, ब्याज को सूदखोरी कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर कि हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन ना बने, लेकिन एक बैकग्राउंड आपको जो है जरूर पता होनी चाहिए। बढ़ने का हालांकि कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन संभावनाओं पर चलते हुए जो है हम चीज़ों को करते हैं। तो ऐसे में जो है आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए तनिक भी जो है रिस्क ना लें। तो आप इस बात को जान लें कि वैदिक काल में जो है नपत्रा नलखा कहा जाता था, जो ऋण देने वाली संस्थाएं थी, और ब्याज को सूदखोरी कहा जाता था। मनुस्मृति में ब्याज की दरों का वर्णन जो है, जो ब्राह्मण क्षत्रियों के द्वारा अलग अलग किया जाता था, उनमें कुछ ही दिन वेदों में पैसों का जो प्रबंधक होता था उसे क्या कहा जाता था? कुछ ही दिन। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान से समझ लें। और आगे चल करके मौर्य काल में सत्ता बैंकिंग का कार्य करने लगी, और सत्ता ही अब बैंकिंग का कार्य करने लगी। राज्य आदेश पत्र के माध्यम से व्यापारियों को पैसा चुकाने का वादा पत्र देता था, और बाद में व्यापारियों ने भी इसे अपना लिया था। तो ये चीज़ भी आप देखिएगा कि मौर्य काल के अंदर बैंकिंग अब सत्ता के हाथों में चली गई थी बैंकिंग प्रणाली, और व्यापारियों से आदान प्रदान पैसे का होता रहता था। और फिर यदि हम थोड़े से और आगे बढ़ें तो आप कह सकते हैं कि मुगल काल में दो प्रकार के दस्तावेज़ों का उल्लेख जो शाही खजाने से जारी किए जाते थे, वो दस्तावेजन ए इस्तु इस इंदु तालाब, सॉरी, दस्तावेज ए इंदु तालाब आज का जो डीडी होता है वो, और दस्तावेज ए मियादी। तो ये दो दस्तावेज जो आज का एफडी होता है, जो डीडी और एफडी, डिमांड ड्राफ्ट और जो फिक्स्ड डिपॉजिट होती है, तो ये चीज़ जो है उस समय की आप कह सकते हैं मुगल काल में दस्तावेज ए इंदु तालाब और दस्तावेज ए मियादी, ये डीडी और एफडी उस समय के, ये सारे की सारी चीज़ें जो है आप मुगल काल में देख पाते हैं। और आधुनिक भारत में बैंकिंग प्रणाली की यदि हम बात करें तो स्वतंत्रता पूर्व यूरोपियों के द्वारा इसकी नींव डाली गई, और आगे चल करके आप देख पा रहे हैं कि 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का प्रथम बैंक, और ये 1830 में बंद हो गया। 1770 में जो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का प्रथम बैंक बना, जो 1830 में बंद हो गया। और 1806 में बैंक ऑफ बंगाल या कलकत्ता आप कह सकते हैं, इसकी स्थापना हुई। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1840 ईस्वी में बैंक ऑफ बॉम्बे
और 1843 ईस्वी में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की। लेकिन इन सभी को जो है ये बैंक तो यहाँ पर बंद हो जाता है 1830 में, लेकिन 1806 में खोला गया जो बैंक ऑफ बंगाल या कलकत्ता था, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1840 में जो बैंक ऑफ बॉम्बे और मद्रास खोला था। इन दोनों से जो है यहाँ ये नहीं है, इन दोनों को मिलाकर के आप कह सकते हैं कि 1921 ईस्वी में तीन बैंक मिलाकर के, तीन बैंक कौन से हुए, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बंगाल। इन तीनों को मिलाकर के जो है 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की, जो आगे चल करके एसबीआई बनेगा आज का। तो ये सारी चीज़ें जो है आप याद रखिएगा, एक बार इन चीज़ों को अच्छे से देखते चलिएगा। उसके बाद जो हम आगे बढ़ें तो 1 जुलाई 1955 ईस्वी में सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया और राष्ट्रीयकरण करके इसको एसबीआई बना दिया गया। इसी को जो 1921 में इंपीरियल बैंक बना था, बहुत बार क्वेश्चन आता है इन चीज़ों को लेकर के, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, ये एसबीआई बना दिया गया। अब मैं थोड़ा सा यदि आगे बढ़ूं तो कुछ बैंक जो है और हैं, जैसे 1865 ईस्वी में इलाहाबाद बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। 1881 ईस्वी में अवध कमर्शियल बैंक ऐसा पहला बैंक जिसका प्रबंधन में भारतीयों की हिस्सेदारी हुई, लेकिन पूरी तरह से नहीं। इम्पोर्टेंट फैक्ट है भाई, इस बात को भी आप ध्यान दे लें। 81 ईस्वी में अवध कमर्शियल बैंक और ऐसा बैंक जिसमें भारतीयों की कुछ हिस्सेदारी लेकिन पूरी तरह से नहीं। लेकिन 1895 ईस्वी में पंजाब नेशनल बैंक पूर्णतः भारतीयों द्वारा प्रबंधित, लेकिन स्वामित्व अब भी भारतीयों के पास नहीं था। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन 1911 ईस्वी में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्वामित्व व प्रबंधन दोनों भारतीयों के पास था। इसको भी आप अच्छे से जान ले। तीनों के तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में, ये क्वेश्चन, ये और ये। अवध कमर्शियल बैंक 1881 जिसके अंदर जो है प्रबंधन में सिर्फ भारतीयों की भागीदारी। 1895 का पंजाब नेशनल बैंक जिसमें पूरी तरह भारतीयों की हिस्सेदारी लेकिन स्वामित्व नहीं। 1911 का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जिसका स्वामित्व भी और प्रबंधन भी भारतीयों के द्वारा किया गया। अब आगे देखिए कि बैंकों की संख्या अधिक होने के कारण डॉक्टर अंबेडकर ने जो है प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी के सुझाव पर 1926 ईस्वी में हिल्टन आयोग के हिल्टन आयोग ने सिफारिश की और आरबीआई एक्ट 1934 के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को इन सभी बैंकों का रेगुलेशन करके आरबीआई की स्थापना की। हालांकि हिल्टन आयोग के माध्यम से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने प्रॉब्लम ऑफ रूपी का सुझाव देते हुए कि ये जो है, और कहा गया कि ये इतने सारे बैंक जो है मार्केट में बिखरे पड़े हैं, इनको एक प्रकार से रेगुलेट करके एक बैंक बनाया जाए, और वही बैंक जो है फिर तभी कहा जाता है डॉक्टर अंबेडकर की जो है आरबीआई की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका है। और आखिरकार जो है आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। सब ये मैंने बता दिया है। 1937 से पहले मुख्यालय जो है कलकत्ता के अंदर था, जो अब मुंबई में है, और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को भारत सरकार ने अधिग्रहित कर लिया था। ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ कन्फ्यूज ट्रैप ना हो जाए आप, काफ़ी सारे आंकड़े हैं यहाँ। तो 1949 की बात है, तो यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ आप कहेंगे कि अधिग्रहित किया था, लेकिन स्थापना 1935 में, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1937 में कलकत्ता के अंदर, बाद में मुंबई लाया गया। तो कई सारी चीज़ें हैं, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान से पढ़ लीजिएगा सभी चीज़ों को स्क्रीनशॉट लेकर के, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो
कहा जाता है कि आरबीआई की शक्तियों एवं क्षेत्राधिकार में वृद्धि करने के लिए मार्च 1949 बैंकिंग अधिनियम पारित किया गया, जिसे 2013 में संशोधित भी किया गया। तो ये सारी चीज़ें जो है बैंकिंग को लेकर के हमने डिस्कस की हैं कि कौन से बैंक जो हैं, और भी आगे चल कर के हम बैंकिंग आज के बैंकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये पहले जो इतिहास में रह गए, शुरुआत कहाँ से हुई इन बैंकिंग की, और आरबीआई कैसे जो है वो अस्तित्व में आया, ये सारी बातें हमने डिस्कस की हैं। तो प्लीज़ इनको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से इसको देख सकते हैं। तो जाने से पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू। रिवीजन करते रहिएगा।